हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी रारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको LLB थर्ड ईयर के पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। और आज का हमारा टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 का डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट के बारे में है, यानी कि कर निर्धारण के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। जब भी कोई व्यक्ति, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस से हम देख रहे हैं, जब भी कोई व्यक्ति करदाता कर सरकार को देता है, टैक्स पे करता है, तो उसके अलग अलग निर्धारण होते हैं कि वो कर का निर्धारण किस प्रकार से करता है, वो कैसे सेट करता है कि मुझे कितना कर देना है, कैसे देना है, किन किन मोड्स में देना है, वो ये देखता है। तो आज के क्लास में हम डिफरेंट टाइप ऑफ असाइनमेंट, विभिन्न प्रकार के कर निर्धारणों के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो ये टॉपिक है कर निर्धारण के विभिन्न प्रकार, इसमें प्रकार है, सबसे पहला है सेल्फ असाइनमेंट, यानी कि स्वयं कर निर्धारण। स्वयं कर निर्धारण में व्यक्ति जो टैक्स पे कर रहा है वो खुद ही असेसमेंट करता है कि मुझे कितना टैक्स पे करना है। दूसरा है इसमें रेगुलर असाइनमेंट, यानी कि नियमित कर निर्धारण, जो रेगुलर हमेशा से लगातार कर का निर्धारण करता है और टैक्स पे करता है उस बारे में। तीसरा है इसमें बेस्ट जजमेंट असाइनमेंट, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण की सबसे बढ़िया से बढ़िया वो कर का निर्धारण करता है और सरकार को कर अदा करता है। फिर हम देख रहे हैं रीअसाइनमेंट, यानी कि पुनः कर निर्धारण, वापस से कर निर्धारण कि एक बार कर निर्धारण हो गया है और उसमें अगर कोई चीज़ छूट गई है या फिर कोई चीज़ जोड़नी है या कोई चीज़ ऐसी लग दी है जिसमें संशोधन करना है, तो वो सब करते हैं, तो उसको दोबारा से करने वाले को कहते हैं पुनः कर निर्धारण, यानी कि रीअसेसमेंट। चौथा इसमें हम देख रहे हैं इन द केस ऑफ सच असेसमेंट, यानी कि तलाशी के मामले में कर निर्धारण की अगर कोई व्यक्ति टैक्स पे नहीं कर रहा और उसके टैक्स पे करने का टाइम आ गया है और वो नहीं करता है, तो उसकी तलाशी के आधार पर कैसे कर का निर्धारण किया जाएगा उस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ बात करेंगे सेल्फ असाइनमेंट की, यानी कि स्वयं कर निर्धारण की। सेक्शन 140 सब ए में बताया गया है सर्वोत्तम कर निर्धारण, सेल्फ असाइनमेंट, स्वयं कर निर्धारण। स्वयं कर निर्धारण कर निर्धारण का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्वयं करदाता द्वारा ही कर निर्धारण किया जाता है, यानी कि वो किसी की हेल्प नहीं लेता। जैसे कि CA वगैरह की हेल्प ली जाती है, हम नॉर्मल जो देखते हैं, तो वो किसी की मदद नहीं लेता, सहायता नहीं लेता और खुद स्वयं ही अपने कर का निर्धारण करता है, तो उसको स्वयं कर निर्धारण कहते हैं। ऐसे निर्धारण कर का भुगतान निर्धारण अधिकारी के सामने विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व ही कर दिया जाता है। विवरणी यानी कि जो रिटर्न हम उसको फिल करके आप जमा करें, उससे पहले ही जहां करदाता पर धारा 139 या धारा 142 के अंतर्गत पेश की गई विवरणी के आधार पर कोई कर देय होता है, यानी कि इन धाराओं के अंतर्गत, इन सेक्शंस के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अगर कोई कर देय होता है तो कर के अग्रिम भुगतान तथा स्रोत पर की गई, यानी कि सोर्सेस पर की गई कर कटौती को देय कर में समायोजित करने या घटाने के बाद शेष देय कर, यानी कि दिए जाने वाले कर का भुगतान विवरणी प्रस्तुत करने से पूर्व करना आवश्यक होता है। यानी कि वह सेक्शन 139 और 142 को फॉलो करते हुए जो भी इसमें घटाना है या इस पर समायोजन करना है, वो सब करने के पश्चात ही शेष जो कर का भुगतान है उसको विवरणी प्रस्तुत करने से पहले करना ज़रूरी है। आय की विवरणी के साथ कर एवं ब्याज के भुगतान का साक्ष्य भी संलग्न किया जाना चाहिए, और अगर ब्याज का भुगतान कर रहा है तो उसके साथ अगर किसी तरह का कोई एविडेंस है तो वो भी साथ में संलग्न किया होना चाहिए। यदि करदाता स्वयं कर निर्धारण में निर्धारित कर या ब्याज के भुगतान में कोई चूक करता है या देय राशि से कम राशि का भुगतान करता है तो करदाता को कर भुगतान के लिए दोषी माना जाएगा। इस प्रकार देय कर एवं ब्याज की राशि के लिए वसूली की कार्रवाई की जा सकेगी। और अगर वो खुद से, हम देख रहे हैं सेल्फ असेसमेंट कर रहा है, स्वयं कर निर्धारण कर रहा है, और स्वयं कर निर्धारण में अगर वो किसी तरह की टैक्स कुछ बचाना चाहता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं कर प्रवंचना, टैक्स की चोरी अगर वो करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। करदाता कर
इस धारा के प्रयोजन के लिए वह कर होता है जिसकी करदाता द्वारा विवरणी में घोषित कुल आय पर गणना की जाती है। निर्धारित कर, या निर्धारित का मतलब है जो फिक्स इसमें बता दिया गया है कि ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जिसको इस हेड्स में इस तरीके की आय हुई है और उसको इतना टैक्स पे करना है, तो उसे उस करदाता द्वारा विवरणी में यानी कि रिटर्न में उन सब चीज़ों की घोषित कुल आय जो भी है उनकी गणना करने के बाद जो कुछ भी शेष बचता है उस पर टैक्स पे होगा, उसको ये सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो ये है सेल्फ असेसमेंट, स्वयं निर्धारण। आगे हम बात कर रहे हैं रेगुलर असेसमेंट की, यानी कि नियमित कर निर्धारण। सेक्शन 143 में इस बारे में बता रखा है, जैसे कि इसके नाम से ही लगता है नियमित यानी कि रेगुलर। जहां करदाता ने धारा 139 या 142 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत दिए गए नोटिस की अनुपालना में आय की विवरणी प्रस्तुत की है, यानी कि जो सेक्शन 139 और 142 को फॉलो कर रहा है, वह कर निर्धारण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि करदाता ने अपनी कर योग्य आय पर कर की उचित गणना की है अथवा कम कर की गणना तो नहीं की है, कर का भुगतान पूर्णतः किया है या नहीं किया है, तो वह करदाता को नोटिस जारी कर सकता है। यानी कि कर निर्धारण अधिकारी को जब ये लगता है, वो सुनिश्चित कर लेता है कि करदाता ने ऐसा कोई कार्य किया है, उचित गणना की है या नहीं की है, पूरी तरह भुगतान किया है या नहीं किया है, तो जो कोई भी कार्रवाई हो सकती कर निर्धारण अधिकारी वो करेगा। यदि वह ऐसा करना उचित समझता है, यदि करदाता ने कर का भुगतान कर दिया है, तो ऐसे अधिक कर की वापसी के लिए करदाता को नोटिस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी बात भी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि टैक्स पे करना होगा। हो सकता है कि उसने ऐसा अपने टैक्स का असेसमेंट किया है कि उसने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, तो जितना उसने ज़्यादा किया है उसको वापस भी देने के लिए नोटिस दिया जाएगा। सेक्शन 143 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत निर्धारण करने से पहले सेक्शन 142 सब क्लॉज 2 का वैध नोटिस जारी करना होगा। वैध यानी कि लीगल नोटिस जो भी दिया जाना आवश्यक है वो लीगल नोटिस दिया जाएगा एवं उसकी समुचित तामीली करना बाध्यकारी होगा, यानी कि उसको बताया जाना। यदि करदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा नोटिस दिया जा सकता है। करदाता की मृत्यु हो जाने की सूरत में, अगर करदाता की मृत्यु हो गई है तब नियमित कर निर्धारण से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया है तो उसके विधिक प्रतिनिधियों को ऐसा नोटिस दिया जा सकता है। नियमित कर निर्धारण से पहले नोटिस नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में कर निर्धारण अच्छा नहीं माना जाएगा। नोटिस जारी करना प्राकृतिक न्याय के उस सिद्धांत पर आधारित है कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर आवश्यक रूप से दिया जाना चाहिए। यहाँ पे बार बार जो मैं आपको नोटिस की बात बता रही हूँ वो इसलिए दिया गया है कि जो टैक्स पे करने वाला व्यक्ति है, करदाता है, अगर वो करते समय या इस सारे प्रोसेस के बीच में अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक प्रतिनिधि यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को नियमित कर निर्धारण के पहले ही नोटिस दिया जाना जरूरी है। अगर नहीं दिया गया है तो कर निर्धारण ठीक नहीं माना जाएगा। फिर जहाँ निर्धारण अधिकारी को ये सुनिश्चित हो जाता है कि करदाता ने कर की उचित गणना की है, जब अधिकारी को लगता है कि जिस व्यक्ति को टैक्स देना उसने प्रॉपर बढ़िया उसने गणना की है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, या उसे कोई कर की वापसी नहीं की जानी है, तो विवरणी की प्राप्ति को इस बात की सूचना समझी जाएगी कि आपकी विवरणी के आधार पर कर निर्धारण किया गया है और सब कुछ ठीक होता है तो ये मान लिया जाएगा कि आपने जो विवरणी दी है, जो रिटर्न आपने जो भरा है वो बिल्कुल सही है। जिस वित्त वर्ष में विवरणी प्रस्तुत की गई है उस वित्त वर्ष की समाप्ति के 1 वर्ष के बाद कोई नोटिस इस संबंध में नहीं भेजा जाएगा। और अगर ऐसा सब कुछ करने के बाद ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का कोई इसमें कोई भी अमूलचूल परिवर्तन नहीं है, कोई इसमें गलती नहीं है, कोई इसमें त्रुटि नहीं हुई है, तो उस सूरत में नोटिस इस संबंध में नहीं भेजा जाएगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि जहाँ प्रथम बार आय निर्धारण योग्य हुई है, जो 1 अप्रैल 1999 से आरंभ होने वाले गत वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत की गई है, तो सूचना 31 मार्च 2002 से पूर्व कभी भी भेजी जा सकती है। 1 जून 2003 से या इसके बाद करदाता को इस उद्देश्य से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा। यानी कि समय सीमा है, इसमें समय रहते ही सारे कार्य हो जाने चाहिए, अन्यथा नोटिस नहीं दिया जाएगा। जब निर्धारण अधिकारी फिर वापस से अगर ऐसे ऑफिसर ने विवरणी में से कोई हानि के दावों, कर मुक्तियों, कटौतियों, भत्तों या राहतों को अस्वीकार कर दिया है और करदाता को इसकी सूचना उक्त अवधि के भीतर दे दी है, तो करदाता को चाहिए कि वह उन साक्ष्य प्रमाणों और विशिष्टियों को
पेश करे जिनके आधार पर विवरणी में कर की छूट का दावा वो करता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति ने, करदाता ने कुछ मुक्तियाँ चाहता था, वो कुछ दावों में छूट दावा करना चाहता था, कुछ छूट देना चाहता था और निर्धारण अधिकारी जो ऑफिसर है उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो करदाता को चाहिए कि वो उसके प्रमाण दे, उसके एविडेंस दे जिनके आधार पर वो ऐसी छूट लेना चाहता है। करदाता को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त समय देना जरूरी है। करदाता ऐसे सभी दस्तावेजों सुसंगत रिकॉर्डों का परीक्षण कर सकता है जिसके संबंध में उसे साक्ष्य देना है। यानी कि उससे समय रहते बताओ, नहीं तो करदाता जो मुक्ति चाहता है वो कहाँ से एविडेंस लाएगा, इसलिए टाइम रहते करना चाहिए। करदाता द्वारा जिन साक्ष्य प्रमाणों एवं विशिष्टियों को पेश किया गया है उन पर विचार करने एवं साक्ष्यों की सुनवाई के बाद निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित रूप में कर निर्धारण में साक्ष्यों का मूल्यांकन उचित रूप से किया जाना चाहिए। और समय रहते साक्ष्य के लिए कहा गया है, साक्ष्य भी दिए गए, एविडेंस भी दिए गए, तो फिर एविडेंस को भी उचित रूप से देखा जाना चाहिए। यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए कर निर्धारण में तथा करदाता द्वारा किए गए स्वयं कर निर्धारण में निर्धारित कर की राशि में कोई अंतर होता है तो उसकी सूचना करदाता को सेक्शन 156 के अंतर्गत दी जाएगी। यानी कि वो खुद ने असेसमेंट कर लिया, ऑफिसर ने असेसमेंट कर लिया और दोनों के असेसमेंट में, दोनों के निर्धारण में बीच में अगर किसी तरह का कोई अंतर पाया जाए तो उसकी सूचना करदाता को दिया जाना बहुत आवश्यक है। यदि करदाता से कोई राशि वसूल की जानी है तो मांग कर नोटिस देंगे और यदि अंतर के कारण कोई राशि वापस करनी है तो ऐसी राशि को वापसी की स्वीकृति दी जाएगी। यहाँ कर निर्धारण ऐसा माना जाएगा कि साक्ष्यों के आधार पर कर निर्धारण किया गया है। यानी कि जो कोई भी चीज़ें हैं इसमें निर्धारण अधिकारी द्वारा या करदाता द्वारा स्पष्ट और पारदर्शी होंगी, उनमें कहीं पर भी कोई भी संशय नहीं होगा। किसी भी स्थिति में प्रमाण पत्र या साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के आशय की सूचना जिस समय विवरणी प्रस्तुत की गई है उसकी समाप्ति के 1 साल के पश्चात नहीं दी जाएगी। यानी उसका एक युक्त समय है, एक समय निकल जाने के बाद दोबारा से ऐसा नहीं होगा। इसीलिए इसका नाम रखा गया है रेगुलर असेसमेंट, यानी कि नियमित कर निर्धारण, क्योंकि वो टाइम से करता है, नियमित करता है, रेगुलर करता है। रेगुलर करने में उसको जो जो भी चीज़ें आवश्यक हैं वो सारी वो फुलफिल करता है। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी लेक्चर, उसके अंदर हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से आगे बढ़ेंगे। आज हमारे ये 2 सेल्फ असेसमेंट यानी कि स्वयं कर निर्धारण और रेगुलर असेसमेंट, स्वयं कर निर्धारण और नियमित कर निर्धारण के बारे में आज हमने देखा। कल की क्लास में हम इसको आगे के नए वाले टॉपिक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।